ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पिछली क्लास का ही टॉपिक। हमने स्टार्ट किया था पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस ऑफ अ बिजनेस। कि बिजनेस का पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। किस तरीके से पर्पस को अचीव किया जाए, कि आप उसको कम्युनिकेट करोगे, किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए। तो मैंने आपको बताया था कि आप पर्पस को कम्युनिकेट करते हो मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट के थ्रू, आप करते हो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, आप उसे कम्युनिकेट कर रहे होते हो स्ट्रेटेजीज, टैक्टिक्स और ऑपरेशंस के थ्रू। तो यहाँ पे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि विजन क्या होता है, विजन स्टेटमेंट क्या होती हैं, मिशन और मिशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इसके अलावा गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्ट्रेटेजीज, टैक्टिक्स और ऑपरेशंस क्या होते हैं। बुक की लैंग्वेज को रीड करेंगे, बुक से क्या क्या पॉसिबल एमसीक्यूज आ सकते हैं उसको कवर करेंगे। पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्चुअल तकरीबन सारी बातें कर ली थी। सबसे पहले लाइन में लिखा है कि a vision statement has more to do with the future and really describes what an organization plans or hopes to be in the future। अगर इस स्टेटमेंट को आप देखते हो ना, तो पहले लिखा हुआ है कि यहाँ पे विजन स्टेटमेंट बता रहा होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, और डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स को और होप्स को। देखो, बहुत दफा ऐसा होता है कि यू प्लान समथिंग और आप उम्मीद कर रहे होते हो कि वो प्लान आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कभी कभी कम रखनी पड़ती है कि लेट से आपने जो है 100% प्लान किया लेकिन यू अचीव्ड 80%। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर रखते हो। आपने लेट सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल सेट किए, और आपने गोल सेट किया कि भाई अगली बार में जो प्रॉफिट होगा वो होगा 100,000 का, लेकिन 100,000 का जरूरी नहीं प्रॉफिट हो, तो आप थोड़ा सा मार्जिन रखते हो। आपने कहा कि यार 90,000 भी चल जाएगा, 80,000 भी चल जाएगा। अब आपको जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ फ्यूचर में वो लेट सपोज हुआ 70,000, तो इसका मतलब ये है कि आपका विजन स्टेटमेंट अनसक्सेसफुल था। अगर आपका प्रॉफिट 80,000 होता, 85,000 होता, 90,000 होता, 95,000 होता, 100,000 होता, उससे ज्यादा होता, तो आपका विजन स्टेटमेंट सक्सेसफुल होता। लेकिन यहाँ पे आपने जो प्लान किया और जो आपने होप किया उससे भी कम रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि विजन स्टेटमेंट सही से डिसाइडेड नहीं था। तो यहाँ पे ये आपके पास डेफिनेशन आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी बातें लिखी है ना, वो सारी जेनरिक बातें हैं, लेकिन एमसीक्यूज के लिए जरूरी है, तो मैं बता देता हूँ। देखें, आप ऑर्गेनाइजेशन में विजन स्टेटमेंट लिख रहे हो, मिशन स्टेटमेंट लिख रहे हो, गोल्स लिख रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हो, स्ट्रेटेजीज बना रहे हो, टैक्टिक्स बना रहे हो, ऑपरेशंस बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। आप बिजनेस लैंग्वेज जब भी लिखते हो या बिजनेस मैसेज ड्राफ्ट करते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव टोन में होता है, ऑप्टिमिस्टिक टोन में होता है, इंस्पिरेशनल टोन में होता है और मोटिवेशनल टोन में होता है। सर इसका मतलब ये है कि मैं जब भी बिजनेस मैसेज बनाता हूँ, चाहे विजन हो, चाहे मिशन हो, चाहे गोल्स हो, चाहे ऑब्जेक्टिव्स हो, हमेशा वो पॉजिटिव टोन में होंगे, हमेशा वो ऑप्टिमिस्टिक टोन में होंगे। सर व्हाट इज मेंट बाय ऑप्टिमिज्म? ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कि व्हेन यू आर बीइंग पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिवली चीजों को देख रहे होते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी में ऑप्टिमिज्म है। यही आपकी ऑप्टिमिज्म आपकी लैंग्वेज में भी नजर आनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज मोर ऑफ एन इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टेटमेंट। जो विजन स्टेटमेंट होगा वो मोटिवेट करना चाहिए, वो इंस्पायर करना चाहिए। किसको? एम्प्लॉइज को। किसको? एम्प्लॉइज को। और दूसरा, तमाम स्टेक होल्डर्स को। कि आप एक ऐसा विजन स्टेटमेंट लिखो कि आपके एम्प्लॉइज मोटिवेटेड हो जाएं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करें, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने विजन को अचीव कर ले। सही है। आगे लिखा हुआ है, अ विजन स्टेटमेंट शुडंट रियली डिस्कस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि विजन स्टेटमेंट प्रेजेंट के बारे में बात नहीं करेगा, वो सिर्फ फ्यूचर के बारे में बात करेगा। सही है। आगे लिखा हुआ है, टू बी इफेक्टिव मैसेज शुड बी क्लियर, ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑफ कोर्स रियलिस्टिक। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपका मैसेज जो है ना ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिजनेस मैसेज, चाहे विजन हो, चाहे मिशन हो, चाहे गोल्स हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, हमेशा क्लियर टोन में लिखे जाएंगे। अगर आपने क्लियर लैंग्वेज यूज नहीं की है, अगर आपने कंफ्यूजिंग लैंग्वेज यूज की है, आपने डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज की है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आप अपना विजन स्टेटमेंट इफेक्टिवली लोगों को समझा ही नहीं पाओगे। भाई मैं एक बंदे को कह रहा हूं और वो बिल्कुल ही लोअर लेवल का बंदा है, और मैं उसको कह रहा हूं भाई तुम्हारी रेम्यूनरेशन ये है, तो बोले क्या रेम्यू क्या, तो उसका मतलब ये है कि मुझे उसको कहना चाहिए था तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी पे ये है। तो अगर मुझे किसी को कोई बात समझानी है, आई वुड रादर यूज इजियर वर्ड्स कि मैं शशका मारने के लिए मुश्किल वर्ड्स का इस्तेमाल करूं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि अपने विजन स्टेटमेंट को सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, फेमिलियर लैंग्वेज में, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखूंगा। तो चाहे विजन हो चाहे मिशन हो, क्लियर हो गया, ऑप्टिमिस्टिक हो गया, एंड ऑफ कोर्स रियलिस्टिक। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आपके फ्रेंड ने एक फ्राइज का कार्ट लगाया,
सही है, आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने का 1 हफ्ता ही हुआ है, आपने बोला यार जबरदस्त, तू तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, आपने उससे सिर्फ फ्यूचर में पूछा फिर तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या है। अब तुमने उससे विजन पूछा, अब उसने विजन अनरियलिस्टिक बताया, उसने पता क्या बोला, उसने बोला जानी देख तेरा भाई ना अगले अगले हफ्ते ना ओपीटीवी को टक्कर देगा। तो उसका मतलब ये है कि मैं बोलूंगा लगता है तुमने प्राइस में ना कुछ मिलाया हुआ था इसलिए तुम्हें नशा चढ़ गया। तो यहाँ पे अगर कोई मुझे ऐसा विजन स्टेटमेंट देगा जो कि अनरियलिस्टिक है तो फिर मुझे हंसी आएगी, मैं मोटिवेट और इंस्पायर नहीं होऊंगा। आपकी बुक में भी एग्जांपल दी हुई है, एन अनरियलिस्टिक विजन स्टेटमेंट दैट इज अ कॉर्नर स्टोर ओनर सेइंग दैट इन 6 मंथ्स, एक कोने में दुकान लगी हुई है, वो कह रहे हैं 6 महीने में आपका भाई वॉलमार्ट से भी बड़ा हो जाएगा। तो ये जो है सिर्फ कॉमिकल है, ये इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल नहीं है। एंड में लिखा हुआ है अ वेल रिटन विजन स्टेटमेंट शुड बी शॉर्ट, सिंपल, स्पेसिफिक टू द बिजनेस एंड लीव नथिंग ओपन टू इंटरप्रिटेशन। देखो 4 बातें, शॉर्ट का मतलब है कि कंसाइज लिखो, ब्रीफ लिखो, ब्रेविटी इज द की, ब्रेविटी इज द की, इसका मतलब ये होता है कम से कम अल्फाज में पूरी बात कर दो, सिंपल, वो साधारण अल्फाज यूज करो जो कि आप और मैं समझ सकते हैं। सही है, स्पेसिफिक टू द बिजनेस, कि आप क्या करो कि इधर उधर की बातें नहीं करो, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीव नथिंग ओपन टू इंटरप्रिटेशन। अगर आपने लोगों को ज़हीन जानते हुए उनकी इंटरप्रिटेशन पे चीजें छोड़ दी ना कि यार वो समझ लेगा, कि वो समझ लेगा, तो वो तो आपके पास लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तो हर बंदे की इंटरप्रिटेशन अलग होगी, तो वो आपके बिजनेस को वैसा ही समझेगा जैसा वो समझना चाहता है। तो यू लीव नथिंग ओपन टू इंटरप्रिटेशन। तो ये आपके पास विजन स्टेटमेंट से रिलेटेड बात होगी, तीनों पैराग्राफ मैंने समझा दिए हैं। ऑल यू नीड टू डू इज टू रीड, अगर रीड नहीं करोगे तो मसला होगा। मैं आपको हर क्लास में 1-2 बार डिस्क्लेमर दूंगा ताकि आपकी आंखें खुल जाए और उन खुली आंखों से आप लोग रीडिंग कर लो। सही है, एक ब्रीदिंग स्पेस लेते हैं, सवाल देख लेते हैं। एच के कह रहे हैं सर पीआरसी 1 का असाइनमेंट भी सेंड कर दे, कर देते हैं। मोहिब कह रहे हैं सर मुझे आवाज नहीं आ रही। मोहिब आई होप तुम्हें अब आवाज आ रही हो। मोहिब तुम्हें आवाज क्यों नहीं आ रही है, बाकी सबको तो आ रही है, तुम्हारा जो है स्पीकर भी ऑन लग रहा है मुझे। एच के कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैपिटल इज बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज एटसेट्रा, ऑन द बेसिस ऑफ आईटीबी कैपिटल डज नॉट इंक्लूड मनी, व्हाई एंड हाउ। एच के गुड क्वेश्चन, बट आई वुड रादर आंसर इट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अगली क्लास में ही हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये सवाल वहां पे ज्यादा सुटेबल है, तो मैं इंशाल्लाह उसका आंसर वहां पे जरूर दूंगा। इफ आई फॉरगेट मुझे याद दिला देना, वैसे मैं ये नहीं भूलूंगा क्योंकि मुझे इस पर आंसर करना है। सही है, एचके का दूसरा सवाल ये है कि सर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैविंग डिफरेंट स्टेक्स, स्टेक होल्डर्स हैव सम कॉमन इंटरेस्ट, सर एक्सप्लेन दीस पॉइंट्स। ये जब इंशाल्लाह स्टेक होल्डर मैं आपको समझाऊंगा अगली क्लास से अगली क्लास में, तो ये पॉइंट मैं आपको वहां समझाऊंगा और मैं ये भूलूंगा नहीं, इन केस में भूल जाओ तो मुझे याद दिला देना। देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देखेंगे, स्टेक होल्डर में स्टेक होल्डर में देखेंगे, अभी हम पढ़े पर्पस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, मैं आंसर जरूर कर दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, चलो यार, थैंक यू। तो यहाँ पे आई होप आपको विजन स्टेटमेंट से रिलेटेड सारी बातें समझ आ गई होगी। भाई एमसीक्यू आता है कि विजन स्टेटमेंट शुड नॉट बी शॉर्ट बट इट शुड बी लेंदी, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स फॉल्स। कहता है कि भाई विजन स्टेटमेंट जो है शुड कंटेन डिफिकल्ट वर्ड्स टू टू क्रिएट एन इमेज या टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। सही है, दिस इज फॉल्स। आपने क्या करना है, इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो उसको डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज नहीं करनी, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। कहता है कि विजन स्टेटमेंट शुड लीव अ फ्यू थिंग्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन so that people can use their mind and interpret accordingly. This is false. आपने कोई भी चीज ओपन टू इंटरप्रिटेशन नहीं छोड़नी है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिशन स्टेटमेंट जो है वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, लिखा हुआ है कि मिशन स्टेटमेंट जो ना पैसिमिस्टिक हो सकता है, फॉल्स। सही है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि आप अनरियलिस्टिक जा सकते हो ताकि आप अपने गोल्स को ज्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर लो, फॉल्स। तो ये सारी बातें इसलिए लिखी है कि आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता चल जाए और आप बुक में रीड भी कर लो। आगे बढ़ते हैं। ओके, मिशन। A mission is the purpose of an organization and the reason for its existence. कल मैंने बहुत दफा ये वर्ड यूज किया था, एग्जिस्टेंस। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती रही है, और साथ ही साथ इसका रीजन फॉर एग्जिस्टेंस क्या है, ये क्यों एग्जिस्ट करती है, ये क्या है मिशन स्टेटमेंट। अगर दूसरी ही जो है तरीके से समझाऊं तो लिखा हुआ है कि मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस व्हाट
एन ऑर्गेनाइजेशन इज, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्हाई इट एग्जिस्ट, ये क्यों एग्जिस्ट करती है, इसका रीजन क्या है होने का, तो ये सारी चीजें क्या है मिशन स्टेटमेंट में आ जाती है। मिंट्सबर्ग कहता है अ मिशन डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनाइजेशंस बेसिक फंक्शन इन सोसाइटी, कि ऑर्गेनाइजेशन में कहां कंट्रीब्यूट कर रहा है और करता रहा है, पास्ट और प्रेजेंट, सही है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, कि उनके प्रोडक्ट क्या है, उनकी सर्विसेज क्या है अपने कस्टमर के लिए। तो अगर लेट सपोज मैं आज यहाँ पे खड़ा होके अगर मैकडॉनल्ड्स को देखता हूं, तो आज की तारीख में मेरे लिए मैकडॉनल्ड्स का मिशन ये है कि वो इंसानियत का साथ नहीं देते, वो इंसानी हुकूक का साथ नहीं देते, सही है, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है कि वो जो है इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। सर उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपोज भी नहीं किया, उन्होंने अपोज भी नहीं किया है। भाई अभी आपने देखा होगा कैंपेन चल रही है जिसमें सेलिब्रिटीज को बॉयकॉट किया जा रहा है, उनके उनके जो इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है, बॉयकॉट किया जा रहा है। तो जब ये बात पता चली तो पाकिस्तानी सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज ने क्या किया, फलस्तीन के सपोर्ट में स्टेटस लगा दिए। पिछले 7-8 महीने से कहां थे वो लोग। इसका मतलब ये है कि जब आप कुछ नहीं भी कह रहे होते, यू आर गिविंग सम स्टेटमेंट्स। तो मिशन स्टेटमेंट क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है या क्या एक्चुअली कर रही है, इज योर मिशन स्टेटमेंट। आई होप बात समझ आ गई होगी। एच के कह रहा है सर एग्जांपल्स रीड करना लाजमी है। जी एग्जांपल्स रीड करना लाजमी है, एमसीक्यूज में नहीं आती है लेकिन रीड करना लाजमी है। एमसीक्यूज में कुछ भी आ सकता है, तो प्लीज रीड जरूर कर लीजिएगा। ऐसा ना आपने रीड ना किया हो, आपको वो तफरी में यही वाली एग्जांपल दे दे, फिर आप बाद में सर पकड़ के बैठोगे काश रीड कर लेते। तो ये रीड कर लीजिएगा, लेकिन इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, सही है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है कि मिशन स्टेटमेंट हैज अ मोर प्रेजेंट डे फोकस। यहाँ पे प्रेजेंट पे फोकस किया जा रहा होता है, विजन पे, पास्ट पे, सॉरी फ्यूचर पे फोकस किया जा रहा होता है। लिखा हुआ है एंड रियली डिस्क्राइब्स हाउ कंपनी प्लान्स ऑन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, कि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेगी। अब मजे की बात कि जो दूसरी लाइन है ना, पहली लाइन में लिखा हुआ था कि मिशन स्टेटमेंट का जो ना प्रेजेंट डे फोकस होता है, हैज अ मोर प्रेजेंट डे फोकस। यहाँ पे ये लिखा कि सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस होता है, बोला प्रेजेंट पे ज्यादा फोकस होता है, लेकिन यहाँ पे ये भी डिस्क्राइब किया जाता है कि फ्यूचर में अपने ऑब्जेक्टिव कैसे कवर किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मिशन के अंदर थोड़ा बहुत विजन होता है, मिशन के अंदर थोड़ा बहुत फ्यूचर होता है। क्या सर विजन के अंदर मिशन होता है? नहीं। क्या मिशन के अंदर विजन होता है? हाँ। मिशन में प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी होता है, लेकिन ज्यादा फोकस प्रेजेंट पे होता है। आई होप बात समझ आ गई होगी। दिस इज रियली अ स्टेटमेंट टू एम्प्लॉइज। ये स्टेटमेंट एम्प्लॉइज के लिए जनरेट की जाती है, शेयर होल्डर्स के लिए, और जितने स्टेक होल्डर्स है जिनका ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है उनके लिए जनरेट की जा रही होती है। For many small businesses, this can seem like a trivial item. Trivial का मतलब होता है insignificant, छोटा, नन्ना मुन्ना काका, सही है। यहाँ पे trivial का मतलब होता है कि लेट सपोज अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि लेट सपोज अर्थ जो है वो कब पैदा हुआ था, मैंने तुम्हें बताया 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, तो तुमने ये इन्फॉर्मेशन ले ली, इससे तुम्हारी जिंदगी में फर्क पड़ा? द आंसर इज नो। तो ये ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन थी। ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपको बता भी दिए जाए लेकिन उसके बाद आपकी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता, वो कहलाता है ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस के लिए मिशन स्टेटमेंट बनाना एक ट्रिवियल एक्टिविटी है। क्यों? उनको पता है कि यार हमारी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिशन स्टेटमेंट वगैरह कौन बनाता है, एक काम करो हमारे कॉम्पिटिटर्स का ही छाप दो, सिर्फ नाम चेंज कर दो। तो उनके लिए ये बहुत ट्रिवियल, बहुत छोटी सी एक्टिविटी है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती है ना, उनकी एक्सिस्टेंस ही इन मिशन और विजन स्टेटमेंट पे चल रही होती है, क्योंकि वहां पे करोड़ों लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे होते हैं, उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। खैर, अ मिशन स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड शॉर्ट। मैंने आपको कहा था कि बिजनेस लैंग्वेज में चाहे विजन स्टेटमेंट हो चाहे मिशन स्टेटमेंट हो, आपकी बिजनेस लैंग्वेज होगी शॉर्ट, सिंपल, ऑप्टिमिस्टिक, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, टू द पॉइंट और ओपन टू इंटरप्रिटेशन। कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। सवाल पूछा गया कि यार मैं अपना मिशन स्टेटमेंट कैसा बनाऊं। आईटीबी के स्टूडेंट ने आंसर किया, अपने आप से 4 सवाल पूछो। क्या? मेरा बिजनेस क्या है, मेरे बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है, यानी कि मेरे बिजनेस की वैल्यू क्या है, मैं कस्टमर को क्या वैल्यू दे रहा हूं, मैं कस्टमर को क्या प्रोडक्ट दे रहा हूं। तो पहला सवाल, मेरा बिजनेस क्या है, मेरे बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है, मेरा बिजनेस क्या होगा, मेरा बिजनेस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 सवाल प्रेजेंट से रिलेटेड है और 2 सवाल फ्यूचर से रिलेटेड, सही है। तो आप अपने आप से 4 सवाल पूछोगे, इन चारों के जवाब दोगे, इनको जोड़ दोगे, टड़ा, मिशन स्टेटमेंट, सही है।
आपके दोस्त ने कहा कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, एक काम करो कि मिशन स्टेटमेंट को थोड़ा सा और बड़ा करना है, और क्या करो? उसने बोला मजीद अपने आप से 2 सवाल और पूछो। पूछा क्या? बोला आपके एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में रोल या कंट्रीब्यूशन क्या है, और छठा सवाल ये पूछा आपके ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स क्या है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में सही और गलत क्या है, सही और गलत की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे अपने आप से 4, 5 या 6 सवाल पूछो, उनके आंसर दे दो, यू हैव योर मिशन स्टेटमेंट। एच कह रहा है सर क्वेश्चंस बिजनेस टू बिजनेस वेरी करते हैं या सेम बिजनेस क्वेश्चंस रहते हैं? एच के थोड़ा सा सवाल क्लियर कर दो, थोड़ा सा सवाल क्लियर कर दो, मैं तुम्हारी बात थोड़ी बहुत समझ पाया हूं और क्लियर हो जाएगी, सवाल थोड़ा सा क्लियर कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे हमने मिशन स्टेटमेंट में मिशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखी, ये देखा कि मिशन स्टेटमेंट जो है किस तरीके से बन सकता है। तो ये मिशन स्टेटमेंट आई होप आपको समझ आ गया हो, बुक रीड करनी है, सही है। ये इंपॉर्टेंट एरिया आ रहा है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, द रेलेवेंस ऑफ द मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट की रेलेवेंस क्या है, किनसे वो रिलेट कर रहा होता है। मिशन स्टेटमेंट तमाम स्टेक होल्डर से, तमाम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों से रिलेट कर रहा होता है। इन पॉइंट्स को पढ़ लो, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई मैंने कहा कि मिशन स्टेटमेंट जो ना तमाम स्टेक होल्डर्स के मुताबिक होना चाहिए। तो देखें सबसे पहले लिखा हुआ है कि टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजन। कह रहा है बेसिस प्रोवाइड करे, किसके लिए? कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजन। सर कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजन को एक वर्ड से चेंज कर दें, मैं कहूंगा विजन स्टेटमेंट से, यानी कि मिशन स्टेटमेंट से निकलता है विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट से निकलता है विजन स्टेटमेंट। एक निकम्मा बच्चा जब अपने वालिद साहब के पास गया और उसने कहा अब्बा मैं सीए करूंगा, तो अब्बा हंसेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो जो निकम्मापन है ना उसका, वो उसका मिशन स्टेटमेंट है, वो उसका रीजन फॉर एग्जिस्टेंस है कि यार ये बंदा ये नालायक है, ये बंदा फेल होता है, ये बंदा पढ़ता नहीं है। तो ये क्या मिशन स्टेटमेंट। और जब आप इस मिशन स्टेटमेंट के साथ, इस मुंह के साथ आप जाके बोलोगे मुझे सीए करना है, यानी कि आपका मिशन और विजन मैच नहीं कर रहा। तो अगर आपने अपने विजन स्टेटमेंट के लिए बेसिस बनानी है ना, तो आपने अपना मिशन स्टेटमेंट करेक्ट करना होगा। आपने बोला ठीक है अभी तो तुम मुझ पे हंस गए, मुझे 6 महीने दो, मैं तुम्हें इतना बेहतरीन बच्चा बन के दिखाऊंगा ना कि तुम खुद बोलोगे। आप 6 महीने दिन रात पढ़ते रहे, आप जो है पढ़ रहे हो, जेन्युइनली पढ़ रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, आपके ग्रेड्स में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, फिर आपने जाके बोला हाँ अब्बू मुझे सीए करना है, अब बोलेंगे हाँ बेटा तू सीए का टेंशन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मिशन बेसिस प्रोवाइड करता है विजन स्टेटमेंट के लिए, कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजन। आई होप बात समझ आ गई होगी। आगे लिखा हुआ है टू असिस्ट विद ट्रांसलेटिंग ब्रॉड इंटेंशंस एंड पर्पसेस इनटू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। मिशन स्टेटमेंट आपको हेल्प करता है कि आप अपने गोल्स को कन्वर्ट कर लो इनटू ऑब्जेक्टिव्स। भाई मिशन स्टेटमेंट कहता है कि आप चीजों को स्पेसिफिक कर लो, आप चीजों को मेजरेबल कर लो, आप लोगों से एग्री करवा लो, उसे रियलिस्टिक बना दो, उसे टाइम बाउंड कर दो, तो क्या होगा? आपके गोल्स स्मार्ट होकर ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट है कि मिशन स्टेटमेंट से विजन निकलता है, दूसरा पॉइंट है मिशन स्टेटमेंट से गोल्स ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तीसरा पॉइंट है टू प्रोवाइड अ कॉमन पर्पस फॉर ऑल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको एक कॉमन पर्पस मिल जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ग्रुप्स और पीपल होते हैं वो उन कॉमन पर्पस को शेयर कर रहे होते हैं। यानी कि आप ऐसा मिशन स्टेटमेंट बनाओ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग क्या कर रहे हैं उससे रिलेट कर सके। रेलेवेंसी की बात हो रही है ना, एम्प्लॉइज को इंस्पायर कर रहा हो कि मिशन स्टेटमेंट में लिखा है कि भाई हमारे एम्प्लॉइज हमारी शान है, सही है। यहाँ पे एम्प्लॉइज को इतना आपने इज्जत दे दी ना कि एम्प्लॉइज ओन करने लगे ऑर्गेनाइजेशन को, दैट्स योर मिशन स्टेटमेंट। फिर लिखा हुआ है एस्टैब्लिश गोल्स एंड एथिक्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपसे कहा था ना कि एथिक्स के बारे में भी बताया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भाई मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ काम करने के लिए गया, मैं उसका सप्लायर बनना चाहता हूँ कि मैं उसको ना रॉ मटेरियल सप्लाई करूँ। मुझे मार्केट में न्यूज उड़ती भी आई कि यार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये टाइमली पेमेंट नहीं करती सप्लायर को, इसका मतलब है कि उनके एथिक्स में मसला है, तो मैं क्या करूंगा उनसे डील नहीं करूंगा, सही है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के मिशन स्टेटमेंट में लिखा है कि हम एथिक्स का ख्याल रखते हैं, सही है। तो जब वो इतनी बड़ी बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्टिवली एथिकल वैल्यूज का ख्याल रखता होगा। आप लोगों से उनके बारे में पूछोगे ना,
तो वो क्या कहेगा कि हाँ हम एथिक्स का, ये लोग एथिक्स का ख्याल रखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जितने लोग होते हैं ना, सप्लायर, गवर्नमेंट, लेंडर्स, इसके अलावा लोकल कम्युनिटीज, जनरल पब्लिक, इनके साथ भी आपका मिशन स्टेटमेंट जो है रिलेट करना चाहिए। इसका मतलब तुम देखा मिशन स्टेटमेंट 360 है, वो विजन को भी सपोर्ट कर रहा है, वो गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स में भी कन्वर्ट कर रहा है, वो एम्प्लॉयज से भी कनेक्ट कर रहा है, वो एथिक्स भी बता रहा है, और साथ ही साथ वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ भी कनेक्ट कर रहा है। तो ये सबके लिए रेलेवेंट होता है, ये वो सेंटर पॉइंट है जिससे सारी चीजें निकल रही होती है। आई होप आपको बात समझ आ गई हो। अच्छा, एचके का सवाल है सर, मिशन स्टेटमेंट में जो एग्जांपल्स हैं, सही है, सॉरी क्वेश्चंस है, वो जो 4 क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा उसका पूछ रहे हो? नहीं, ये सब में सेम क्वेश्चन होंगे। लेट्स सपोज अगर मैं इसको अलग अलग बिजनेस पे लगाऊं, मैं इसको लगाता हूँ आईटी स्कूल ऑफ फाइनेंस पे। हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस है सीए एजुकेशन प्रोवाइड करना। हमारी वैल्यू क्या है? हम सीए के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, पीआरसी, कैप, सीपैप, एमएसए, सही है, और हैंड्स ऑन कोर्सेज। हमारा बिजनेस फ्यूचर में क्या होगा? देखो, अगर लेट्स सपोज हम इंटरनली डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, कि हम जो है वो सीए में ही मजीद ग्रो करेंगे, तो ये मेरा फ्यूचर है। या मैं ये कह सकता हूँ हम साइड बाय साइड एसीसी भी स्टार्ट करेंगे। सही है, हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए, तो जो मेरी प्लानिंग होगी ना, उसी से रिलेटेड मेरी एक्सपेक्टेशन क्या आएगी, इसमें आ जाएगी। तो आईटी स्कूल ऑफ फाइनेंस में भी 4 सवाल चलते हैं। मैं अगर लेट सपोज किसी फूड चेन की तरफ चले जाऊं कि अगर पूछा गया इससे कबाब चीज से, तो आपका बिजनेस क्या है, तो कबाब चीज का बिजनेस क्या है, कबाब चीज को नहीं पता। व्हाट इज योर वैल्यू टू द कस्टमर, तो कबाब चीज कहेगा खाना भी खिलाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी देते हैं, स्कूल भी पढ़ाते हैं, जहाज भी चलाते हैं, वेपन्स भी बनाते हैं, सही है, एटॉमिक न्यूक्लियर पावर्स भी वो भी बनाते हैं, बॉम्ब वगैरह भी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये कि इनका वैल्यू डिफाइंड नहीं है, सही है। व्हाट विल आवर बिजनेस बी, हमारा फ्यूचर में बिजनेस क्या होगा, यू नेवर नो, कल को हम हुकूमत चला रहे हैं, सही है, या हमारा कोई इल्यूमिनाटी का कल्ट ग्रुप चल रहा है, सही है। व्हाट शुड आवर बिजनेस बी, कि मे बी हम एलियन से बात कर रहे हो। तो यहाँ पे जब कबाबजी जैसा बिजनेस है, तो उसकी एक कोई स्टैब्लिश्ड स्ट्रेटजी नहीं है, वो हर जगह 4 जगह पे हाथ डाल रहा है। तो ये 4 सवाल आप किसी भी बिजनेस से पूछ सकते हो, सही है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मिशन स्टेटमेंट वर्सेस मिशन स्टेटमेंट, मिशन वर्सेस विजन। तो यहाँ पे आंसर ये था कि कॉन्टेक्स्ट के एतबार से मिशन का मतलब होता है करंट, यानी कि प्रेजेंट, और फ्यूचर का मतलब, सॉरी, विजन का मतलब होता है फ्यूचर। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। लिखा हुआ है पहले बुलेट पॉइंट में, गोल्स आर एम्स फॉर द एंटिटी टू अचीव एक्सप्रेस्ड इन नैरेटिव टर्म्स, दे आर ब्रॉड इंटेंशंस। देखिए ये लिखा हुआ है ब्रॉड इंटेंशंस, यानी कि गोल्स क्या है आपके, ब्रॉड इंटेंशंस। और मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा था आपको कि to assist with translating broad intentions and purposes into corporate objectives, यानी कि broad intentions का मतलब goals और corporate objectives का मतलब objectives। तो goals को objectives में change कर रहे हैं। अगर तुम क्रॉस रेफरेंसिंग करना सीख गए ना, तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। सिर्फ आईटी में नहीं, सारे थ्योरेटिकल पेपर्स आसान हो जाएंगे अगर तुम क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हो। मैंने कहा था ना कि गोल्स को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो सर मैंने गोल्स कहां से निकाला था वर्ड, देखो ये ब्रॉड इंटेंशन और ये रहा ब्रॉड इंटेंशन, सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्स आपके ब्रॉड इंटेंशन होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम गोल्स। मैंने ये बताया था कि ऑब्जेक्टिव गोल्स में से निकलते हैं। जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफिक कर लो, मेजरेबल कर लो, एग्रीड कर लो, रियलिस्टिक कर लो, टाइम बाउंड कर लो, तो इसका मतलब क्या है कि आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, ये रही एग्जाम्पल, ग्रीन वाली जो एग्जाम्पल है वो है गोल्स की, और येलो वाली जो एग्जाम्पल है वो है ऑब्जेक्टिव की। पहले मैं मार्क कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। कहा गया एक कंपनी जो है ना, वो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहती है, यानी कि अपने कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है। ये क्या है सर, ये तो कोई स्पेसिफिक गोल ही नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, सही है। मैंने कहा कि कंपनी अगले 10 साल के अंदर, टाइम बाउंड, सही है, अपनी शेयर प्राइस को डबल करना चाहती है। भाई तो मेजरेबल भी है, स्पेसिफिक भी। डबल क्या है, स्पेसिफिक है। मेजरेबल का मतलब क्या है, मेजरेबल का मतलब ये है कि अभी अगर 100 है तो 200 हो जाएंगे, अभी 200 है तो 400 हो जाएंगे, अभी 400 है तो 800 हो जाएंगे, यानी कि आप उसको आराम से मेजर कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। नीचे कॉल्ड लिखा हुआ है, सही है, लिखा हुआ है
a corporate objective might be to double the share price within the next 10 years. This is the overall objective of the entity. कि कह रहा है कि कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, अपने अपने जो शेयर प्राइस को डबल कर सकती है नेक्स्ट 10 इयर्स के अंदर. इसका ऑब्जेक्टिव हो गया. सही है. तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो. एक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है देखो, टू इंक्रीज द एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय 125% इन नेक्स्ट 10 इयर्स. कि आप अपने एनुअल, क्योंकि आपके पास जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो आपके पास एनुअल भी आ रहा होता है, सेमी एनुअली भी आ रहा होता है, क्वार्टरली भी आ रहा होता है. तो आपने बोला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेकिन एनुअल. सही है. उसको आप बढ़ाना चाहते हो 125%. तो वो कितने 10 साल में बढ़ाना चाहते हो. तो यहाँ पे आपके पास जो है ये ऑब्जेक्टिव है. गोल क्या हो सकता है आपका? गोल ये हो सकता है कि मैं कुछ सालों में अपने प्रॉफिट को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना चाहता हूँ. सिग्निफिकेंटली क्या परसेंटेज, कितने सालों में, कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनुअल प्रॉफिट या आपके इंटरिम प्रॉफिट, कुछ भी मेंशन नहीं किया. तो ये रहा ऑब्जेक्टिव और गोल्स मैंने आपको बता दिए. अब यहां पे पूछा गया हु डिसाइड्स मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स. सही है. यहाँ पे दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं. एक पैराग्राफ ये रहा, इस पैराग्राफ के आगे मैं लिख रहा हूं मेन स्टेक होल्डर्स, और इस पैराग्राफ के आगे मैं लिख रहा हूं कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स. कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स. सही है. जब इंशाल्लाह मैं आपको स्टेक होल्डर पढ़ाऊंगा ना, तो मैं पैराग्राफ आपको वापस से बताऊंगा. अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, ये सब कौन डिसाइड करता है? द आंसर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस. सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स, कंपनी है तो शेयर होल्डर. लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कंपनी शेयर होल्डर्स नहीं चलाते, उनके बिहाफ पे चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो इसका मतलब ये है कि सोल प्रोप्राइटर सोल प्रोप्राइटरशिप की डिसीजन मेकिंग करेगा, पार्टनर्स पार्टनरशिप की डिसीजन मेकिंग करेंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की डिसीजन मेकिंग करेंगे. लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई डिसीजन शेयर होल्डर्स को समझ नहीं आता, तो वोटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो? डिसीजन को चेंज कर सकते हो. तो इसका मतलब है ये सब कहलाएंगे मेन स्टेक होल्डर्स. और इसके अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स है ना, वो कहलाते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स. कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग नहीं करते, जैसे ओनर्स करते हैं या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स करते हैं या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स करते हैं. वैसे कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स डिसीजन मेकिंग नहीं करते, लेकिन डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं. सर देखें, मिशन स्टेटमेंट किसने बनाया था? ओनर्स ने बनाया था या फिर डायरेक्टर्स ने बनाया था. लेकिन बनाया किसके लिए जा रहा है? बनाया जा रहा है एम्प्लॉय के लिए, बनाया जा रहा है सप्लायर के लिए, बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के लिए, बनाया जा रहा है कस्टमर के लिए. तो यहाँ पे जिन लोगों के लिए मिशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, डिसीजन मेकिंग की जाती है, तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं? आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. भाई आप हो डायरेक्टर, मैं हूं एम्प्लॉय. अब लेट्स सपोज मैं एक अच्छा काम करने वाला एम्प्लॉय हूं, और आप लोगों ने एक मीटिंग कॉल की, और मीटिंग में अगर मुझे डिस्कस कर लिया और कहा कि यार ये एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएगा अगर हमने इसको बेनिफिट्स वगैरह नहीं दिए. तो यहाँ पे डिसीजन आप ले रहे हो, लेकिन आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? मैं. गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई हम हर कंपनी पे छापा मारेंगे, तो यहाँ पे अपने सारे मसले मसाइल ठीक कर लो. तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में मैं अपने सारे मसले मसाइल ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट मेरी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रही है. तो मेन स्टेक होल्डर्स जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स जो डिसीजन मेकिंग नहीं करते, लेकिन डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस जरूर कर रहे होते हैं. आई होप आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी. एक पॉज लेते हुए कुछ सवाल देख लेते हैं. एच के कह रहा है कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. हाँ, वो अनाउंसमेंट्स होती हैं, वो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो भी उन्होंने डिसीजन मेकिंग की होती है. अब वक्त आ जाता है कि वो उन्होंने आपने डिस्क्लोज करनी होती है, रिवील करनी होती है, अनाउंस करनी होती है, तो वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर रहे होते हैं. अब आ जाते हैं हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स. आप अपने गोल्स को कैसे इफेक्टिव बना सकते हो? एक तो आपको पता है, आप अपने गोल्स को स्मार्ट कर लो, पॉइंट नंबर 4. इसके अलावा और कौन कौन से तरीके में अपने गोल्स को बेहतर कर लूं? तो सबसे पहले पार्टिसिपेट इन गोल सेटिंग प्रोसेस. You participate in goal setting process and let other participate as well. दूसरों को पार्टिसिपेट करने दो.
अगर आइसोलेशन में ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे ना तो पता है क्या होगा, कभी भी गोल्स सेट नहीं होंगे इफेक्टिवली। इफ यू वांट योर गोल्स टू बी इफेक्टिव, यू पार्टिसिपेट इन इट, और इसके साथ साथ आप क्या करो कि लोगों को पार्टिसिपेट करने दो। पहली बात सिंपल है, टू इंश्योर दैट गोल्स इंक्लूड इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग वर्क। कोशिश करो कि गोल्स के अंदर मोटिवेशनल वर्क छुपा हुआ हो। लेट्स सपोज मैंने जो है वो कह दिया कि भाई आप लोग काम करें, जो सबसे अच्छा काम करेगा ना उसको अगले साल जो ना प्रमोशन के लिए चांस मिलेगा। सही है, लेट्स सपोज 10 लोगों ने बड़ा बेहतरीन काम किया, उन सबका अप्रेजल लग गया, उन सबका अप्रेजल लग गया। अब उनको मैंने क्या किया कि उनको मैंने उनकी जॉब को एनरिच कर दिया, एनलार्ज कर दिया। उसकी बेसिस पे 7 लोगों ने बेहतरीन काम कर दिया, मैंने उन सबको प्रमोशन दे दी। 3 लोगों ने इतना खास काम नहीं किया, मैंने उनको इंक्रीमेंट लगा दिया। इसका मतलब ये है कि मैंने कोई ना कोई मोटिवेशनल वर्क छुपा के रखा था, अब जिसकी वजह से लोग गोल को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर लिखा हुआ है कि ऐसा जो है गोल सेट करो कि वो फीडबैक दे। भाई आप अगर फीडबैक का एनवायरनमेंट नहीं प्रमोट करोगे ना, तो जब आप एंड पे पहुंचोगे ना तो आपको पता चलेगा आपका गोल शुरू से ही अचीव नहीं हो रहा था। बीच बीच में फीडबैक सेशंस रखोगे तो आपको शुरू में ही पता चल जाएगा या मिड में ही पता चल जाएगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, और आप बीच से ही क्या करोगे, चीजों को बेहतर करना शुरू कर दोगे। एंड में सर पीटने से बेहतर है कि फीडबैक लिया करो। चौथा आपको पता है, पांचवा लिखा हुआ है कि आपने अपने पर्सनल और कमर्शियल गोल्स को अलाइन करना है। देखो होता है एक पर्सनल गोल होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है। पर्सनल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। भाई मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं अमीर हो जाऊं, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ये है कि भाई इस बंदे को सिर्फ उतनी ही सैलरी देनी है जो हमने इंटरव्यू में डिसाइड की थी। अब मैं अमीर होने के चक्कर में क्या कर रहा हूँ, प्रोक्योरमेंट में पैसे खा रहा हूँ, या लेट्स सपोज 2 नंबरिया कर रहा हूँ, या जो है इलीगली या अनएथिकली मैं कमीशन वगैरह खा रहा हूँ, या मैं अपनी कंपनी से ही पैसे निकाल रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या है कि मैं जो है अपने पर्सनल गोल को कमर्शियल गोल्स के सामने लाके खड़ा कर रहा हूँ। तो इनको आपस में टकराना नहीं है, इनको अलाइन करना है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चोरियां ना हो, लोग क्या करें जाली बिल बना के ना दें। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आपने ऐसे गोल सेट करने हैं कि वहां पे पर्सनल और कमर्शियल गोल्स अलाइन हो जाए। फिर लिखा हुआ है कि जब गोल्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, जब आप उन्हें लिख रहे हो तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में लिखो। याद करो मैंने अभी आपको बताया था, बिजनेस लैंग्वेज होती है, चाहे आप मिशन लिखो, विजन लिखो, गोल्स लिखो, ऑब्जेक्टिव्स लिखो, वो हमेशा पॉजिटिव में लिखे जाएंगे। और प्रायोरिटाइज करो। भाई आपके पास 10 काम है, आपने प्रायोरिटाइज कर लिया सबसे इंपॉर्टेंट काम 1 2 3, सबसे इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट तक। तो अगर आपने दिन में 7 काम भी कर लिए ना, तो आपने 70% प्रोडक्टिविटी शो नहीं की, आपने 95% प्रोडक्टिविटी शो की होगी, क्योंकि जो 3 काम रह गए ना वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट लेवल के थे। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया तो देयर इज अ चांस आप 8 काम भी कर लोगे ना, लेकिन जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होंगे वो नहीं हुए होंगे ना दिन में, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी 80% नहीं होगी, शायद 20% हो। सही है। फिर लिखा हुआ है कि जब आप गोल्स सेट कर लेते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। समटाइम्स यू सेट अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग गोल्स। इस हद तक चैलेंजिंग गोल्स बना लेते हो कि वो पूरे ही नहीं हो पाते। तो इन दैट सिनेरियो एम्प्लॉइज गिव अप कर जाते हैं, हार मान जाते हैं, छोड़ जाते हैं। कभी कभी आप गोल्स बहुत इजी बना लेते हो। जब बहुत इजी गोल्स होते हैं तो एम्प्लॉइज कहते हैं, एम्प्लॉइज स्लैक ऑफ कर रहे होते हैं, ठंड मचा रहे होते हैं, लेजी हो जाते हैं, वो अंडर यूटिलाइज फील कर रहे होते हैं। सही है, वो अंडर यूटिलाइज फील कर रहे होते हैं कि रोहित मेहता ने कहा था ना कि माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉइज कहेंगे माँ मेरी शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है। सही है, और आप इंस्पायर नहीं हो रहे होते। तो गोल्स को बहुत अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग कर दोगे तब भी मुसीबत है, और बहुत आसान कर दोगे तब भी मुसीबत है। आपने बैलेंस करना है। सही है। फिर एक और 2 प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं कि कभी कभी गोल्स इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। अगर आप तमाम एम्प्लॉइज को एक ही तराजू में तोलोगे ना, तो पता है क्या होगा, तो ना इंसाफी हो जाएगी। आपने अक्सर एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी होगी कि एक इंडक्शन सेशन चल रहा होता है। उस इंडक्शन सेशन में हाथी भी होता है, बंदर भी होता है, जिराफ भी होता है, इसके अलावा 2-3 जानवर और होते हैं। तो इंटरव्यूअर सब जानवरों को कहता है कि जो इस दरख्त पे चढ़ जाएगा उसकी जॉब पक्की हो जाएगी। तो बंदर खुश हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप तमाम एम्प्लॉयज को एक तराजू में नहीं तोल सकते। जिनकी जो एक्सपर्टीज है उनको वैसा काम कराना है। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो कि टाइम बाउंड होते हैं, वो टाइम और पंक्चुअलिटी को इंश्योर कर रहे होते हैं, शायद उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं आ रही होती है। और कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो कि टाइम बाउंड नहीं करो, उनको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी दो, और आप देखो कि कितना बेहतरीन काम हो रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोग ये बात समझते नहीं।
वो तमाम एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, एक ही तराजू में तोल रहे होते हैं। आई हैव सीन इन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस कि देयर आर इंडिविजुअल्स जो कि बहुत बेहतरीन परफॉर्मर्स होते हैं, लेकिन दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन जस्ट बिकॉज के उनको जो है वो जो है नहीं मिल रहा होता, ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रहा होता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही होती। उसकी वजह से क्या होता है कि दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट में लिखा हुआ है कि गोल्स में जनरेट स्ट्रेस, कि अगर आपके पास गोल्स जो हैं इस तरीके से सेट हुए हुए हैं कि वो लोगों को स्ट्रेस दे रहे हैं, वो लोगों को स्ट्रेस दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सही है, यू हैव सीन पीपल जो कि आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स होते हैं, परफॉर्मर्स होते हैं, सही है, लेकिन जरा सा प्रेशर डालो ना तो क्या होता है कि वो कोलैप्स कर जाते हैं। सही है, क्रिकेट में अक्सर आपने देखा होगा। सही है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है। तो अगर यू फील लाइक कि कुछ लोग अंडर प्रेशर ज्यादा काम कर रहे हैं तो आप उनको प्रेशराइज कर सकते हो, मसला नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोग नहीं कर पा रहे तो आपने उन पे से थोड़ा सा प्रेशर हटाना है और आप उनको देखें कंफर्ट जोन के अंदर वो काम करेंगे। भाई आपने तो काम चाहिए ना, एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए, काम चाहिए। टाइम पे बंदा आ रहा है नहीं आ रहा, स्ट्रेस हो रहा है नहीं हो रहा, ऑल यू नीड इज वर्क डन। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपने गोल्स को इंश्योर कर सकते हो कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स ना आए। विद दिस हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 1 का। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। एचके ने पूछा कि सर पर्सनल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में कौन सा इंटरेस्ट प्रिवेल करेगा। देखो, जब तक नहीं पता ना कॉन्फ्लिक्ट है, सुनना, जब तक नहीं पता ना कॉन्फ्लिक्ट है तब तक पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो प्रिवेल करेगा। कि लेट सपोज एक बंदा जो है ना जाली बिल बना बना के चोरियां कर रहा है, तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता तब तक जो है वो प्रिवेल करेगा पर्सनल इंटरेस्ट। जैसी ऑर्गेनाइजेशन को पता चलेगा ना, द नेक्स्ट थिंग कि उसकी जॉब चली जाएगी। तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल गोल प्रिवेल करता है, पर्सनल गोल्स को साइड में कर दिया जाता है। तो इंस्टेड आप गोल्स सेट करते हुए आप क्या करते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को अलाइन कर देते, कि आप कह देते कि भाई जो बंदा काम करेगा उसको एक्स्ट्रा कमीशन या पैसे मिलेंगे, तो बंदा शायद चोरी चकारी की तरफ जाता ही नहीं। उसके बाद भी जाता है तो फिर उसको आदत लग चुकी है, फिर मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, फिर अल्टीमेटली फिर उसका फैसला करना पड़ता है। With this, we have completed purpose of business. I hope आपको समझ आ गया होगा। जितना क्लैरिटी से बुक को रीड करके कॉन्सेप्चुअली विद एग्जांपल्स मैं समझा सकता था, मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। मुझे से इजाजत, मेरी होगी हालत खराब। मिलते कल की क्लास में, टिल देन ख्याल रखिएगा। इसी का सवाल है, सर अभी आईकैप में रजिस्ट्रेशन करूं तो पेपर कब होंगे? जुलाई, जुलाई में पेपर होंगे, जुलाई में पेपर होंगे। रजिस्ट्रेशन अभी से कर लो, रजिस्ट्रेशन में वेट नहीं करो। रजिस्ट्रेशन में वेट करोगे तो अल्लाह ना करे जुलाई की अटेम्प्ट आगे पीछे निकल सकती है। ठीक है, जिसने भी जुलाई में पेपर देने हैं अभी रजिस्टर कर ले। ठीक है, वेट ना करे जून के मिड तक का या कोई ऐसी कोई चीज का, अभी से रजिस्टर कर ले। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।